100 कमरे का ससुराल। पर वो अपने 2 बेटे, बहू, पोते, पोती और बेटी के साथ रहते हैं। मकान 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 की माला तो माँ बाबूजी ऐसे जपते हैं जैसे बंगला बना दिया हो हमारे लिए। गिनती के 5 कमरे का मकान बनाया है, वो भी ठूसम ठूस भरा हुआ, एक सुई रखने की जगह नहीं है घर में। अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया बाबूजी ने ये घर, उनके लिए अंबानी मैंशन से भी कीमती है। तुम ऐसा करो, बाबूजी का मकान छोड़ो, अपने पापा से कहकर कोई 10 कमरे का मकान दिलवा दो, ताकि तुम्हारी ये सुई रखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए, जिसे रखने के लिए तुम्हें इस घर में जगह नहीं मिल रही है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन से होते हैं वो आदमी जो बीवियों की उंगलियों पर नाचते हैं। एक हमारे हैं, मजाल है जो बीवी के मुंह से 2 बात सुनकर चुप रह जाए। जहां एक तरफ राधे श्याम जी को अपने इस 5 कमरे के मकान पर बेहद गर्व था, वहीं बड़ी बहू रीना को इस 5 कमरे के ससुराल से उतनी ही शिकायतें थी। दूसरी ओर छोटी बहू आरती, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, इस महीने मुझे अपने लिए एक अलमारी चाहिए। कितनी बार तो बता दी आपको कि एक अलमारी में मेरे कपड़े पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। देख नहीं रहे हो, यहाँ वहां बिखरे रहते हैं हर समय। अरे क्या है ये हर समय अलमारी लेनी है की रट लगाई रहती हो। जरा आंख खोलकर देखो, कमरे में कहीं अलमारी रखने की जगह दिखाई दे रही है तुम्हें? खरीद कर तो ले आओगी तुम, लेकिन रखने के लिए क्या पड़ोसियों के घर जाओगी? क्यों? हमारी शादी के लिए जब तुम्हारे बाबूजी रिश्ता मांगने आए थे आनंद, तब तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे मेरे पापा के साथ। भाई साहब, आपकी बेटी को हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, भगवान की कृपा से 2 मंजिला मकान है मेरा। हमारे जाने की बात तो सब हमारे बेटों का ही है। क्या हुआ उन बातों का? इस 2 मंजिला मकान में ना मुझे अपने कपड़े तक रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कोई जवाब है आनंद बाबू मेरी इस बात का आपके पास, या आज भी सिर्फ लैपटॉप में गर्दन घुसाए बैठे रहोगे? आरती, शादी के समय तो तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था तुम बड़ी शांत, सुशील और घरेलू हो। तुम्हारे पापा के बताए हुए लक्षणों में से कोई एक भी नहीं मिल रहा मुझे। शादी को 3 साल होने आए। आपके साथ तो बात करना ही बेकार है। अभी जो आपने ऊपर जंग लड़ते योद्धा देखे हैं ना, ये है राधे श्याम जी के छोटे सुपुत्र आनंद और उनकी धर्म पत्नी आरती। इन दोनों के नाम जितने सौम्य और शीतल है ना, उन दोनों का स्वभाव उससे बिल्कुल उलट है। और अंत में आपको मिलवाते हैं राधे श्याम जी की इकलौती सुपुत्री विष कन्या, मेरा मतलब है अनन्या से, जो अपने कमरे में किसी की भी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो भाई राधे श्याम जी के 5 कमरे के मकान में से 4 कमरे तो पूरा परिवार खुद ही अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और बचा हुआ जो 5वां कमरा था ना, वो बना था गेस्ट रूम। यानी कि कोई भी मेहमान आ जाता तो उसके रुकने बैठने की सारी व्यवस्था इस रूम में की जाती। और इस प्रकार 5 कमरे का मकान सिर्फ कहने को 5 कमरे का था, लेकिन इस घर में कोई भी कमरा खाली नहीं था दोपहर के समय। अरे रोहन बेटा, 3 बार बोल दिया मैंने तुम्हें कि प्लीज बाहर हॉल में जाकर खेलो, लेकिन तुम्हारे कान पर जू ही नहीं रही थी। पूरा दिन रसोई में काम करते करते बीत जाता है मेरा। सारा काम निपटाने के बाद अगर 2 घड़ी आराम करने का सोचा ना, तो तुम्हारा ये बैट बॉल बल्ले सब निकल आते। मैं कहती हूँ तुम जाते हो कमरे से बाहर या नहीं? मम्मा आप ही बताओ, स्कूल से लौटने के बाद हमारा भी तो मन करता है हम थोड़ी देर खेले, लेकिन जैसे हम खेलने की कोशिश करते हैं आप चिल्लाना शुरू कर देती हो। अरे तो खेलना है तो खूब खेलो, सारे खेल क्या सिर्फ ऐसे शोर मचाकर खेले जाते हैं? अरे मम्मी, हम कोई गूंगे बह रहे हैं क्या जो इशारों में खेलेंगे? अब खेलेंगे तो थोड़ी तो आवाज आएगी ना। हाँ, बात तो तुम्हारी भी ठीक है बेटा। छोटे से कमरे में नंगा नहाएगा क्या, निचौड़ेगा क्या? बच्चे भी आखिर खेलने के लिए जाए तो कहाँ जाए? मम्मा मुझे याद आया, कल मेरा क्लास टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है। आप ऐसा करो, रोहन को खेलने के लिए बाहर भेज दो, रूम में मुझे पढ़ाई करनी है। पहली बात तो यह है बेटा कि बाहर अभी धूप हो रही है, इतनी धूप में रोहन बाहर कहाँ जाएगा? और दूसरी बात यह है कि तुम दोनों ने मेरी नींद खराब कर ही दी है, तो अब मैं टीवी पर सीरियल देख रही हूँ। तुम यहाँ कहाँ पढ़ाई करोगी? बाहर जाकर हॉल में बैठकर पढ़ लो। मम्मी मैं अभी हॉल से आ रही हूँ, बाहर दादी की कोई सहेली आई हुई है, वो दोनों बैठकर गप्पे मार रही हैं हॉल में। आप ही बताओ मैं कहाँ पढ़ाई करूँ? रोज का नाटक हो गया इस घर में। अरे परिवार बड़ा हो गया, लेकिन मजाल है जो माँ बाबू जी को ये बात समझ में आ रही हो। 4 लोग एक कमरे में भला कैसे एडजस्ट करेंगे? बेचारे तुम्हारे पापा दिन भर ऑफिस में मेहनत करके आते हैं और फिर जमीन में चादर बिछाकर सोना पड़ता है उन्हें। बिस्तर में 4 लोगों के सोने की जगह कहाँ रहती है? मम्मा मेरे सारे दोस्तों के पास अपना एक स्टडी रूम है, सब अपने ही रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और एक हमारा ये घर है, यहाँ हर 5 मिनट में कोई ना कोई कमरे में आता जाता रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाता।
मैं पहले बता रही हूँ मम्मा, अब मैं क्लास 4 में आ गई हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझसे मत कहना कि एग्जाम में नंबर कम क्यों आए। तेरी बात ठीक है बेटा, हर बात का दोष बच्चों को तो नहीं दे सकते। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं तेरी दादी से बात करके रहूंगी। उसी रात डिनर के बाद रीना एक बार फिर 5 कमरों का चिट्ठा खोलकर बैठ जाती है। माँ जी, इतने साल हो गए मेरी शादी को। शादी के बाद जब आपने मुझे मेरा कमरा दिखाया था ना, तो अपना कमरा देखकर बड़ी खुश हो गई थी मैं। लेकिन समय बीतने के साथ 2 लोगों के रहने लायक उस छोटे से कमरे में हम 2 से 4 हो गए। अब आप ही बताइए, उस छोटे से कमरे में हम 4 लोगों का गुजारा कैसे होगा? कमरे में सिर्फ एक अलमारी है, उस एक अलमारी में हम 4 लोगों के कपड़े ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी अलमारी खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर खरीद लेंगे तो उसे रखेंगे कहाँ? ये बात भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। अरे मैं खुद इतनी परेशान हूँ, कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है। आखिर कोई करे तो क्या करे। छोटी बहू, कम से कम तुम तो चुप ही रहो। रीना के 2 बड़े बड़े बच्चे हो गए, उसे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, इसकी बात समझ में आती है। लेकिन तुम तो सिर्फ मियाँ बीवी हो, तुम्हारा अभी से इतना सामान हो गया कि एक कमरे में सेट नहीं हो पा रहा। सास की बात सुनकर बेचारी छोटी चुप हो जाती है। माँ जी, कपड़े लत्ते को तो एक बार छोड़ भी दे, उसके बिना आदमी का गुजारा हो जाता है। लेकिन कभी ये भी तो सोचिए कि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, तानी को तो पढ़ाई करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। दोपहर में वही समय मेरा आराम का होता है और वही समय रोहन के खेलने का और तानी की पढ़ाई का। अब आप ही बताओ, एक छोटे से कमरे के अंदर 3 लोग कैसे एक साथ पढ़ाई, आराम और खेलकूद कर पाएंगे? काम तो कोई एक ही कर सकता है ना, बाकी 2 लोग तो सिर्फ बैठकर मुंह देखेंगे। बच्चों की पढ़ाई के साथ तो समझौता नहीं किया जा सकता ना। बहू, हम मानते हैं तुम्हारी समस्या वाकई गंभीर है। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करती हूँ, देखते क्या हो सकता है। मुझसे बात करने से क्या होगा? मुझे कोई जादू टोना आता है कि मैं मकान को रबड़ की तरह खींच कर बड़ा कर दूंगा? जितनी मेरी हैसियत थी उतना बड़ा मकान बनवा दिया। अब गुजारा तो इन्हीं 4 दीवारी में करना पड़ेगा और कोई रास्ता तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है बाबूजी, रीना की बात गलत नहीं है। क्यों ना हम लोग गेस्ट हाउस को बच्चों के रूम में बदल दे। वैसे भी कौन सा रोज रोज कोई हमारे दरवाजे आकर बैठा रहता है। कभी साल 6 महीने में कोई मेहमान आता है। जब मेहमान आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल हम बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता तो ना करें। अरे वाह, मेरे भोले भंडारी, आज तो मुंह खोलते ही सीधा छक्का लगा दिया। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवधेश, ये गेस्ट रूम को ही ना बच्चों का कमरा बना देते हैं। बच्चों को उनका अलग कमरा मिल जाएगा तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी कायदा यही कहता है कि जब बच्चे सयाने हो जाते हैं ना, तो उन्हें अलग कमरे में ही सोना चाहिए। सबकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद सासू माँ गेस्ट हाउस को बच्चों को दे देती है। अपना रूम पाकर बच्चे भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुछ ही दिनों में जिठानी रीना ने गेस्ट रूम में बच्चों का पूरा सामान जमा कर उस पर अच्छे से कब्जा कर लिया था। बच्चों के कमरे में उनकी अलमारी, पैड, स्टडी टेबल के अलावा रीना ने अपने कमरे का भी कुछ सामान बच्चों के कमरे में पहुंचा दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ कहने की बात थी कि वो कमरा बच्चों का है। देखा जाए तो अब रीना के पास 2 कमरे हो गए थे। सुन रहे हो आनंद, आज तक तो आपको हर बात में अपनी पत्नी ही गलत लगती थी। देख लिया तुमने, जेठानी जी ने सासू माँ के सामने रोने धोने का नाटक किया और चुटकी बजाते ही कमरा हड़प लिया। कब से मैं तुम्हारे आगे रो रही हूँ कि माँ जी से बात करो, इस छोटे से कमरे में मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं ही नहीं रेंगती। अब बजाते रहो बैठकर झुनझुना। हमें सारी उम्र अब इस एक कमरे में ही गुजारनी पड़ेगी। अरे तो तुम थोड़ा कम समझती हो क्या? भाभी के 2 बच्चे हैं, भूलो मत। वो कमरा भाभी को नहीं दिया माँ ने, बल्कि बच्चों को दिया है। अच्छा, तो क्या कल को हमारे बच्चे नहीं होने वाले? तब हम अपने बच्चों के लिए दूसरा कमरा कहाँ से लाएंगे? क्या सिर्फ जेठानी जी के बच्चे ही स्पेशल है? हमारे बच्चे उठाए गिरे हैं क्या? और एक मोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर समय पर नहीं बोले ना तो सारी उम्र हम लोग सिर्फ एक ही कमरे में रह जाएंगे। अरे बच्चे जब होंगे तब होंगे। फिलहाल आप इस बात पर फोकस करो कि ऐसा क्या करे कि माँ बाबूजी भी हमें एक कमरा और दे दे। 2 कमरे हमारे पास होंगे तो आने वाले वक्त में हमें भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम, अपने हिस्से पर कब्जा जमाना पड़ेगा, वरना सब लूट जाएगा यहाँ। अगले दिन सुबह छोटी बहू भी पूरे घर में शोर मचा देती है। अरे छोटी बहू, क्यों चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने? क्या आफत आ गई? माँ जी आज बस फैसला होकर रहेगा। आप अपने बेटे से कहिए ये अपना दफ्तर उठाकर मेरे कमरे से बाहर निकले। मुझे अपना कमरा कमरे की तरह चाहिए। अब मैं 1 मिनट भी उनका ऑफिस अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बात कर रही है तू? तुझे पता है ना मेरा आनंद वर्क फ्रॉम होम करता है, और ये कमरा तेरे अकेले का नहीं है, उसका भी है। अपने कमरे में बैठकर काम नहीं करेगा तो क्या सड़क पर जाकर टेबल लगा लेगा? वो मुझे नहीं पता। इस एक कमरे में इनका ऑफिस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा।
ये तो पूरा दिन लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, ना बोलने देते हैं, ना हंसने देते हैं, हर समय उनकी मीटिंग ही चलती रहती है। अरे टीवी देखे एक जमाना हो गया मुझे, इंसान बस मन मार कर जीता रहे। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। या तो इनका ये ऑफिस का सामान मेरे कमरे से बाहर निकालिए, वरना मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊंगी। अच्छा, और कमरा छोड़कर तू जाएगी कहाँ? अपने मायके जाऊंगी माँ जी, और कहाँ जाऊंगी? जिस घर में मेरे रहने के लिए ढंग से जगह ही ना हो, वहां रुकने का आखिर फायदा ही क्या है? मेरे मायके में अभी भी मेरा कमरा जस्ट का जस्ट खाली पड़ा हुआ है। आप लोगों की तरह नहीं है, शादी करके बहू ले आए लेकिन बहू के रहने के लिए घर में एक ढंग का कमरा तक नहीं है। अरे छोटी, थोड़ी समझदारी से काम ले। तुम पति पत्नी हो, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हमने भी तो 10 साल एक ही कमरे में गुजारा किया है, और तुम इतनी जल्दी परेशान हो गई? आप तो चुप ही रहिए जिठानी जी, आपको तो 2 कमरे मिल गए ना, आपको भला बीच में कूदने की क्या जरूरत है? और जिस तरह से आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, आपका आराम चाहिए था, तो मुझे भी तो मेरे पति के ऑफिस के लिए अलग कमरा चाहिए बस, वरना मैं भी अपना सामान लेकर आज के आज अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बेटा, एक कमरा खाली था तो वो बड़ी बहू को दे दिया, अब घर में कोई और कमरा तो खाली है नहीं, कहाँ से दूं मैं कमरा तुम्हें? माँ जी, कमरा खाली नहीं है तो कमरा खाली करवा दीजिए, ये तो आपके हाथ में है। और वैसे भी अनन्या की कौन सी शादी हो गई है जो उसे आपने अलग कमरा दे रखा है? भाभी ने तो 2 बच्चों को 10 साल अपने साथ एक ही कमरे में रखा। हाँ, आप अपनी एक बेटी को अपने साथ कमरे में नहीं रख सकती? बहू, मुझे कमरे में अनन्या को रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनन्या को अकेले सोना पसंद है, वो किसी के साथ बेड शेयर करना पसंद नहीं करती। हाँ तो ठीक है ना, घर का सबसे बड़ा कमरा तो आप दोनों ने ले रखा है माँ जी, आपके कमरे में एक और बेड लगाने की जगह है, इसलिए फैसला हो गया। अब अनन्या का कमरा मैं ले रही हूँ, जिसमें आनंद अपना ऑफिस सेटअप कर लेंगे। और रही बात अनन्या के बिस्तर पर अकेले सोने की, तो आप ही के कमरे में उसका अलग बेड होगा, जैसा मन करे वैसे सोए ना। छोटी बहू की बात सुनकर सास इस बात को सिरे से नकार देती है, लेकिन छोटी बहू कहाँ हार मानने वाली थी। उसने तो घर में ऐसा बवाल मचाया, ऐसा झगड़ा किया कि ये चिंगारी बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनते हैं जी, अनन्या लाडली है आपकी, आप उसे समझाइए ना, वो अपना कमरा छोटे को देते। अरे हम बूढ़े बुढ़िया का क्या है, हम तो बाहर आंगन में भी खटिया डाल लेंगे। अगर उसे अकेले सोने का शौक है तो हमारे कमरे में सो जाया करे, ये रोज रोज का कलेश मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी 1-2 जगह रिश्ते की बात चलाई है मैंने, साल 6 महीने में शादी हो जाएगी, आखिर कब तक अपने कमरे का मोह लेकर बैठी रहेगी वो? अरे भाग्यवान, तुम्हारी बहू के इस लालच का कोई अंत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों को 2 कमरे देने के बाद इस घर में कलेश की जड़ खत्म हो जाएगी, तो ये भूल है तुम्हारी। फिर भी श्रीमती जी, आपकी खुशी के लिए हम अनन्या से कमरा खाली कराने के लिए भी तैयार हैं। तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब समय आने पर तुम्हें खुद मिलेंगे। राधे श्याम जी अनन्या को समझा बुझाकर किसी तरह अपने कमरे में सोने के लिए राजी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अनन्या के कमरे पर अब छोटी बहू का कब्जा हो गया था। जी सुनते हैं, छोटी ने तो बड़ा लंबा गेम खेला। मुझे तो लगा था मैं 2 कमरों की मालकिन बनकर इठलाती घूमूंगी और छोटी सारी जिंदगी एक कमरे में गुजारा करेगी, लेकिन उसने तो अनन्या के रूम पर कब्जा कर लिया। अनन्या के कमरे में तो टॉयलेट बाथरूम भी अटैच है। देखो चाहे जो हो जाए, मुझे अब अटैच टॉयलेट बाथरूम वाला रूम ही चाहिए। अरे बच्चे हमारे छोटे छोटे बेचारे गेस्ट रूम में सोते हैं और वॉशरूम में जाने के लिए उन्हें हॉल तक आना पड़ता है। माँ जी, वो तो उस समय जल्दबाजी में मैंने गेस्ट रूम लेने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन आप ही सोचो ना, कहाँ वो छोटा सा गेस्ट रूम और कहाँ अनन्या का अटैच बाथरूम वाला आलीशान कमरा। ये तो अन्याय हो गया ना। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, इस नाते कमरे को चुनने का पहला अधिकार तो मेरे पास होना चाहिए ना माँ जी। अरे बड़ी बहू, कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम। अब जो जिस कमरे में शिफ्ट हो गया तो हो गया। अब तुम्हारे पास भी 2 कमरे हैं और छोटी के पास भी। इस घर में अब झगड़े की कोई वजह नहीं बची है। मुझे अब जरा सा भी शोर शराबा नहीं चाहिए। शोर शराबा क्यों नहीं होगा माँ जी? आपको क्या लगता है आप ऐसे आंख दिखाकर गलत बात मुझसे मनवा लेंगी? अरे मैं भी टीकाराम की बेटी हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ मैं। ये बंटवारा गलत हुआ है और मुझे ये बंटवारा स्वीकार नहीं है। जब तक मुझे अनन्या वाला कमरा नहीं मिल जाता, मैं भूख हड़ताल पर हूँ, ना खाना बनाऊंगी ना खाऊंगी। देख लिया भाग्यवान, इस घर की समस्याओं का कोई निपटारा नहीं है। अब क्या करोगी? अनन्या के पास एक ही कमरा है ना, वही कमरा दोनों भाइयों को चाहिए। पड़ गई ना परिवार में फूट, इसीलिए कहता था जो जैसा चल रहा है चलने दो। सुनिए जी, इन दोनों की चीख पुकार सुनकर मेरा तो जी ऊपर नीचे होने लगता है। मैं इनकी तरह सुर में लाकर रोज रोज लड़ाई झगड़ा बहस नहीं कर सकती।
आप मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए, इनकी समस्या का निपटारा करिए, वरना मैं तो पागल खाना पहुंच जाऊंगी। देखो भाई, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। हमें नहीं पता क्या करते ऐसा कि तुम्हारे बेटे संतुष्ट हो जाए। तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो बता दो। हमने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए ना इनकार किया है ना करेंगे। देखिए, नाराज मत होइएगा, अब आपके दोनों बेटे अच्छा खासा कमा रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अब मकान के किराए की हमें ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं बची। 2 मंजिला मकान है, हमने भी यही सोचकर बनवाया था कि कल को बच्चों के काम आएगा। ऐसा करिए, ऊपर के बड़े कमरे किराएदारों से खाली करवा लीजिए और वो दोनों कमरे ना बड़ी बहू को दे दीजिए। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही। कह दो बड़ी बहू को अगले महीने की 1 तारीख को मकान खाली हो जाएगा। वो ठाठ से जाकर अपने पति और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ऊपर के कमरे मुझे देंगे और मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर लूंगी? देखिए, मैं ऊपर शिफ्ट नहीं होने वाली। आपको पता है मेरी कमर में कितना दर्द रहता है। दिन भर में 10 बार सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरे बस का नहीं है। आप ऐसा करो, ऊपर के कमरे छोटी को दे दो। वैसे भी आनंद को ऑफिस का काम करना होता है, ऊपर प्राइवेसी भी मिल जाएगी, ज्यादा शोर भी नहीं रहता है, उसके काम के लिए अच्छा ही होगा। अरे ऐसे कैसे? आपके कहने से मैं ऊपर चली जाऊं? मैं तो नीचे ही रहूंगी और मैं तो अपने दोनों कमरों के साथ खुश हूं। मैं साफ साफ बता रही हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अब अपने कमरे खाली करने वालों में से नहीं हूँ। जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है उनसे कहिए अपना सामान लेकर जाए ऊपर। सुन लिया श्रीमती जी, 5 कमरे का नहीं 50 कमरे का भी ससुराल होता ना तो भी तुम्हारी बहू संतुष्ट नहीं हो सकती थी। अब इन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो और तुम अपने काम में ध्यान लगाओ। दिल्ली के पुराने मोहल्ले में था, जहां दोपहर की धूप में लोग बाहर निकलने से भी डरते थे, मगर सुशीला के घर में दोपहर हो या रात खाना गरम और ताजा बनता था। उसके घर का ये नियम था। एक दिन रात के खाने के टाइम अचानक बिजली चली गई और किचन का पंखा बंद हो गया। घर में सबका हाल बेहाल था, लेकिन सुशीला रसोई में खड़ी अपनी दोनों बहुओं से रोटियां बनवा रही थी। अरे मम्मी जी, इतनी गर्मी में भी ताजा खाना बनाने का नियम जरूरी है क्या? फ्रिज से निकाल कर खाना गर्म कर लेते हैं ना? हाँ मम्मी जी, मैं भी इतनी देर से यही कहना चाह रही थी। अच्छा, तो बोली क्यों नहीं? मैंने सोचा आप कहीं बुरा ना मान जाओ। सही सोचा तो न बहू। मेरी सास कहती थी कि बासी खाने से घर में बरकत नहीं होती और ठंडा खाना खाने से शरीर बीमार पड़ जाता है। सच में मम्मी जी, तभी आपका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया है। पूजा की बात से वो तीनों हंसने लगे। तभी रामलाल पंखा झलते हुए कमरे से बाहर आया। किचन से आ रही गर्म हवा उसे भी परेशान कर रही थी। ये किचन है या भट्टी? मैं तो समझा था खाना बनेगा, यहाँ तो इतनी गर्मी है कि इंसान तक भून जाए। अब आप ना बैठ जाइए चुपचाप, ज्यादा बोलेंगे तो आपको भी यहीं खड़ा कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मम्मी जी, मैं जाकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दूं? आ जा तू। बच गई रे पापा, वरना ये गर्मी मुझे ही उबाल देती। भगवान बचाए ऐसी गर्मी से। ऊपर से ये मेरी हिटलर बीवी, इसको देखकर वैसे ही गर्मी बढ़ जाती है। अब अजय, कमल और रामलाल डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सुशीला भी आकर वहां बैठ गई। उधर किचन में अपनी सास की बातें सुनकर सुमन और पूजा धीरे से एक दूसरे से कहती हैं, सुन पूजा, मम्मी जी की बातों से एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम रोटियों के साथ साथ ताजी ताजी बहस भी डाइनिंग पर परोसेंगे। हाँ दीदी, और सब कहेंगी, वाह आपके घर का खाना नहीं ड्रामा भी गरम मिलता है। दोनों बहुएं सबको ताजा गरम गरम खाना खिलाती थी। सब गर्मी से बेहाल थे। दूसरी तरफ उस गरम और चटपटे खाने से रामलाल की हालत और खराब हो रही थी। हाय हाय, ऐसी भयानक गर्मी में ये खौलती हुई सब्जी मेरा मुंह जला देगी। अरे पापा, थोड़ी और सब्जी लो ना, सूखे सूखे चावल क्यों खा रहे हो? अरे भैया, तुम पापा से बोल रहे हो और खुद को देखो, सब्जी कटोरी की जगह थाली में फैला रखी है। क्या? अरे ऐसे तो आपकी सब्जी ठंडी हो जाएगी। जा पूजा, जल्दी से इनके लिए एक कटोरी ताजी गरम सब्जी ले आ। अभी लाई दीदी। पूजा जल्दी से किचन में जाकर सब्जी का पूरा भगोना डाइनिंग टेबल पर ले आती है और सब्जी चलाकर कमल को परोसने लगती है। बस 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 पूजा। अरे बस कैसे जीजी, मम्मी जी कहती हैं ताजा खाना खाने से बरकत होती है। अरे तो थोड़ी सब्जी अपनी सास को भी दे दो बहू, सारी बरकत हमारे खाने से थोड़ी आएगी। चुप करो जी, मेरा खाना हो गया, अब बाकी की बरकत बहुएं बढ़ाएंगी।
सुशीला की बात से सब हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह रामलाल झूले पर अखबार फैलाकर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी पूजा उसको चाय देकर आती है। वाह, आज तो बहू ने चाय में जादू खोल दिया। मजा आ गया चाय पीकर। 2 घूंट पीते ही रामलाल अखबार पढ़ने लगा। तभी सुमन वहां से निकलती है और जैसे ही चाय का कप देखती है, अरे पापा जी, ये तो ठंडी हो गई, मैं फटाफट गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अरे रहने दे बहू, ठीक है ये। लेकिन सुमन मानती नहीं। वो किचन में जाकर 2 मिनट में खौलती हुई चाय ले आती है। लीजिए पापा जी, अब की बार चाय में ऐसा उबाले कि बुखार भी उतर जाए। रामलाल खुश होकर चाय का कप उठाता है और पहला घूंट लेते ही उछल पड़ता है। हाय मोरी मैया, ये चाय है या लावा पूरी, जेब झुलस गई मेरी। ये देखकर सुमन मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। उधर रामलाल धीरे से कप उठाता है और गमले में उड़ेल देता है। एक बहू की चाय से ठंड लगती है, दूसरी की चाय से आग। मैं ही बेवकूफ हूं जो उम्मीद लेकर बैठता हूँ। चल रामलाल, बाहर चल कर देख। रामलाल घर से बाहर निकलकर मोहल्ले की दुकान पर जाकर चाय पीने लगता है। तभी पड़ोसी कल्लू वहां आता है। अरे मैंने सुना रामलाल भैया के घर 2 बहुएं हैं, लेकिन फिर भी चाय यहाँ पी रहे हो। अरे भैया क्या बोलूं, एक बहू ठंडी चाय देती है, दूसरी दे तो जीभ पिघला दे। अब संतुलन कहाँ से लाऊं? मतलब आपके घर में चाय नहीं, थर्मल टेस्टिंग होती है। सही कहा भाई। एक दिन तपती दोपहरी में जब सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था, हर कोई गर्मी से बेहाल था। ऐसे में सुशीला के भैया, भाभी, पंकज और महक चांदनी चौक से शॉपिंग करके लौट रहे थे। अरे महक, देख तो सही, ये रास्ता तो सुशीला दीदी के घर की ओर जाता है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो ना दीदी के घर चलकर कुछ ठंडा पी लेते हैं। इतनी गर्मी में तो हम लोग उबल ही चुके हैं। ठीक है चलो। अब वो दोनों हंसते हुए मुड़े और सुशीला के घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खोला तो सुशीला चौंक गई और उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया। अरे भैया भाभी, आओ आओ, बड़े दिन बाद ऐसे अचानक तपती धूप में, अंदर आओ जल्दी। सुशीला ने दोनों को बैठक में बिठाया, लेकिन वो दोनों पसीने से तरबतर थे। बहू, जरा कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर, देख तेरे मामा मामी आए हैं। जी मम्मी जी, अभी लाई। पूजा और सुमन ने सिर हिलाया और किचन में चली गई। पंकज और महक एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अभी कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आम पन्ना या नींबू शरबत सामने आएगा। थोड़ी देर में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ी की प्लेट और खौलती चाय आ गई। हे भगवान, इतनी गर्मी में ये ब्रेड पकौड़े और चाय। दीदी, ये चाय तो जैसे सीधे सूरज की तपती भट्टी से निकल कर आई है। दीदी, कुछ ठंडा नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई, ये लोग तपती धूप से आए हैं, कुछ ठंडा लेकर आओ बहू। अरे मम्मी जी, ठंडा खाने में क्या मजा। देखिए ना कितने प्यार से गरम गरम पकौड़े और चाय बनाई है हमने। हाँ मम्मी जी, अभी तो और बना रहे हैं, मामी और मामा जी को मजा आ जाएगा। अरे उठो यहाँ से, ये तो हमें गरम खिला खिला कर निपटा ही देंगे। हम तो ठंडा पीने आए थे, इन्होंने तो हमारी आत्मा तक उबाल दी। चलो निकलते हैं महक। पंकज और महक बहाना बनाकर उठे और बोले, अरे दीदी, कुछ काम याद आ गया, हम चलते हैं। पकौड़े बहुत स्वादिष्ट थे। दोनों के चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू भरे थे। वो बाहर निकले और अपने घर के लिए ऑटो देखने लगे। तभी महक बोली, जैसे ही घर पहुंचो 2 गिलास ठंडा पानी पीकर आत्मा को शांति दूंगी। सुशीला दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि भैया भाभी को क्या बुरा लगा। अब वो अंदर आई तो पूजा और सुमन ने उससे पूछा, मम्मी जी क्या हो गया? वो लोग खाए पिए बिना ही चले गए। अरे हमने तो इतने प्यार से ताजे पकोड़े बनाए थे, चाय भी एकदम फ्लेवर वाली। उन लोगों ने तो चाय छुई तक नहीं। सुशीला कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लगा था। अब रात को घर में सब खाने पर बैठते हैं। रसोई से गरम गरम रोटियां बनकर आ रही थी, जिनसे भाप उठ रही थी। सुशीला की थाली में 2 रोटियां रखी गई। जैसे ही उसने पहली रोटी थोड़ी सी खाई, अरे मम्मी जी, ये रोटी तो ठंडी हो गई है, अभी दूसरी रोटी लाती हूँ। पूजा तुरंत किचन से तवे के साथ ही रोटी उठा लाई और उसने वो रोटी सास की थाली में रख दी। अरे बहू, ये खाना है या गरम भाप से नहला रही हो मैं? मम्मी जी, हम लोग अब खाना नहीं बनाते हैं, घर की बरकत बढ़ाते हैं। ऐसे खाने से बरकत बढ़े या ना बढ़े, लेकिन माँ का बीपी जरूर बढ़ जाएगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे मुझे घर का खाना ही बंद करना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी मैं अस्पताल में मिलूंगा। ये सब क्या है सुमन? अरे मैंने खीर भी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही खीर परोसने की बारी आई, फिर वही हाल।
सुमन ने देखा कि खीर काफी देर पहले से रखी थी, तो सुमन ने उसको गैस पर और गर्म कर दिया। उसके बाद दोनों खीर का पतीला लेकर डाइनिंग टेबल पर आई और बारी बारी सबको खीर परोसने लगी। ये लो पापा जी, ताजी ताजी खीर। बहू ये क्या, ये खीर है या उबलता हुआ ज्वार भाटा? अरे भाभी, मेरा तो हाथ ही जल गया कल। आपने गरम गरम दाल डाली थी थाली में, अभी तक फफोला है। सॉरी देवर जी, कल ना गलती से हो गया। आप ही थाली के सामने हाथ ले आए। अब ये खीर खाओ, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं भाभी, मेरा हो गया। खीर कल सुबह खा लूंगा। नहीं जी, कल सुबह तक तो ये बासी हो जाएगी ना बाबा ना। हम बासी खीर आप लोगों को नहीं देंगे। अरे थोड़ी थोड़ी खीर खा लो वरना ये खराब हो जाएगी। अगले दिन पड़ोसी शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ सुशीला के घर आए। वो बस रामलाल और सुशीला से मिलने आए थे। वो लोग बैठते ही गर्मी से बेहाल होकर बोलते हैं, भाभी कुछ ठंडा मिल जाए तो हमारी जान में जान आए। बहुओं कुछ ठंडा ले आओ शर्मा जी के लिए। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। शर्मा जी और उनकी पत्नी चेहरे पर उम्मीद लिए बैठे थे। अब 10 मिनट बाद पूजा और सुमन ट्रे लेकर आई। तुरंत बनी मसाला चाय, गर्मा गर्म समोसे। ये देखकर शर्मा जी चौंक गए। ये ठंडा है? हाँ चाय वो ठंडी है, थोड़ी देर पहले गैस पे थी लेकिन अब उतार ली तो ठंडी समझ लीजिए। चलो जी चलते हैं, नहीं तो यही दिए जाएंगे। अरे रुकिए भाई साहब, कुछ खाकर जाइए। नहीं नहीं रामलाल, गर्मी में बच गए तो ठंड में आकर खा लेंगे। अभी हमको जाने दो, अर्जेंट काम याद आ गया है। शर्मा जी और उनकी पत्नी के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। सुशीला और रामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमल और अजय ऑफिस से आज जल्दी घर लौट आए थे। सुशीला का गुस्सा फूट पड़ा। तुम दोनों हमसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्या हुआ माँ? क्या हुआ पापा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? शर्मा जी और उनकी पत्नी नाराज होकर चले गए। बहू ने उन्हें भी उबाल दिया गरम समोसे और चाय से। माँ, ये सब हम भी कुछ दिन से नोटिस कर रहे हैं। अब हम हाथ जोड़ते हैं, बासी खिला दो पर ताजे के चक्कर में इतना गरम ना दो कि हमारे फेफड़े बाहर निकल आए। सच में पापा, इनके ताजे के चक्कर में हमारा पेट जल चुका है। मेरी तो खाने की इच्छा ही मर गई है। ये सब सुनकर पूजा और सुमन एक दूसरे को देखती हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, अब आप लोगों को याद आ रही है ठंडी रोटियां? अब हम बताएंगे ताजे खाने के नाम पर आप लोग हम पर कब से चिल्ला रहे थे। क्या मतलब? आपको याद है मम्मी जी, एक दिन जब हम दोपहर में खाने का वक्त था, बाहर तेज धूप, अंदर रसोई में धुआं। पूजा और सुमन पसीने से तरबतर रोटी सेक रही थी। गैस की आंच, गर्मी और थकान, तीनों ने बहुओं की हिम्मत तोड़ रखी थी। दीदी, मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा ज्यादा खाना बना ले, शाम के लिए दोबारा आग में जलना नहीं पड़ेगा, बस रोटी सेक लेंगे। हाँ पूजा, यही मैं भी सोच रही थी। एक बार में बना लिया तो बाकी काम भी निपट जाएंगे। मम्मी जी से पूछ ली? हाँ पूछ लो। पूजा ने हिम्मत जुटाई और किचन से बाहर निकलकर सुशीला के पास पहुंची। मम्मी जी एक बात कहनी थी। हाँ बोल बहू, क्या बात है? वो मम्मी जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है, 3-4 बार ताजा खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सोच रही थी दोपहर को ही थोड़ा ज्यादा बना ले तो रात को वही खा लेंगे। क्या बासी खाना खिलाओगी हमें? नहीं नहीं मम्मी जी, बासी नहीं, मतलब जो ताजा दोपहर में बने वही रात में। हाँ, रोटियां ताजी बना लेंगे। चुप रहो दोनों। हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने बासी खाना नहीं खाया। मम्मी जी बात सिर्फ आज की है, देखिए ना गर्मी कितनी है। गर्मी होगी तो खाना नहीं खाओगे? अरे हमारे जमाने में तो कोयले के चूल्हे पर खाना बनाते थे। हम भी बना रहे हैं मम्मी जी, बस थोड़ी राहत मिल जाती। राहत चाहिए तो मायके चली जाओ, यहाँ तो ताजा ही बनेगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब कुछ एकदम ताजा। लेकिन मम्मी जी कभी कभी तो। चलो पूजा, अब चुप ही रहो, जितना बोलेंगे उतनी डांट सुननी पड़ेगी। दोनों बहुएं चुपचाप रसोई में लौट गई। रसोई में फिर से वही गर्म हवाएं, खौलती कढ़ाई और 2 मासूम चेहरे जो ताजगी की चाह में तप रहे थे। दोनों बहुएं परेशान थी। एक बार दोपहर की तेज गर्मी थी, पसीने ने सबका हाल बेहाल कर रखा था। तभी कमल ऑफिस से घर आता है। अरे माँ, आज तो लगता है जैसे आग बरस रही है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, पहले नहा करा, तब तक बहू ताजा खाना परोस देगी। बहू जाकर गर्मा गर्म ताजी रोटियां बना दो कमल के लिए। सुमन रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी ताजी रोटियां सेकने लगती है। हर बार ताजा ताजा ताजा, कभी सबको एक साथ खिला दो तो हमारा भी भला हो जाए। दीदी, मुझे तो इस घर के नियम ही समझ नहीं आते। अरे मत समझ, तू क्या करेगी समझकर?
कमल खाना खाकर उठता ही है कि आधे घंटे बाद अजय आ जाता है। माँ, खाना बचाए क्या? बहुत भूख लगी है। अरे बचा हुआ क्या होता है, अभी ताजा खाना बनवाती हूँ बहू से। पूजा, जल्दी से अजय के लिए खाना बना दे। अब पूजा और सुमन दोनों फिर से भागकर किचन में जाती हैं। हम कोई मशीन है क्या? अभी जीत जी को बना कर दिया तो वो खराब हो गया क्या? आखिर घर में कितनी बार खाना बनेगा? बहू ने जैसे तैसे अजय को ताजा खाना खिलाया तो थोड़ी देर में उनके ससुर जी भी बाहर से घूम कर आते हैं। बहू, जल्दी से इनके लिए भी ताजी रोटियां बनाकर लाओ। मम्मी जी, एक ही बार में सबका खाना बनवा लीजिए ना। बार बार रोटियां सेकने से गैस भी ज्यादा लगती है और काम भी दुगना हो जाता है। सच में मम्मी जी, दिन भर रसोई में लगे रहेंगे तो घर के बाकी काम कब करेंगे? इतने में कमल तेज आवाज में बोलता है। ये क्या तरीका है बात करने का? हम सब बचपन से हमेशा ताजा खाना खाते आए हैं, आगे भी खाएंगे। जिसे जब भूख लगे उसके लिए तभी ताजा खाना बनना चाहिए। बहू हो तो बहू जैसा बर्ताव करो। खाना बनाना तुम्हारा काम है, कोई एहसान नहीं कर रही हो हम पर। ठीक है मम्मी जी, बना रहे हैं। दोनों बहुएं चुपचाप फिर से रसोई में लग जाती हैं। अब अगली रात को जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो पूजा अजय के लिए रोटी लेकर आती है। सुनिए जी, ये लीजिए रोटी, अभी तवे से उतारी है। हाय राम, ये कैसी ताजी रोटी है, बिल्कुल पिचकी हुई। तुझे तमीज नहीं है क्या बहू? मेरा बेटा ऐसी बासी रोटी खाएगा क्या? नहीं मम्मी जी, ये तो ताजी रोटी है, बस उतार के प्लेट में रखी थी, थोड़ी हवा निकल गई। बस सुन ले बहू, हमारे घर में खाने में बासी या ठंडा नहीं चल सकता। पर मम्मी जी, बार बार कुछ नहीं। सुबह ये लोग जो नाश्ता ले जाते हैं वो तो वैसे भी दोपहर में ठंडा खाते हैं। कम से कम एक टाइम तो ताजा खाना खिलाओ इन्हें। सोच क्या रही हो बहू? ताजी रोटी लेकर आओ। जी पापा जी, अभी लाते हैं। पूजा चुपचाप वो रोटी लेकर किचन में जाती है। वहां पर सुमन उसको उदास देखकर पूछने लगती है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो पूजा? क्या बताओ दीदी, गर्मी में भी गरम खाना चाहिए सबको। अब तो लगता है तवा लेकर डाइनिंग टेबल पर ही रोटी उतारनी पड़ेगी। क्यों नहीं, तवा मैं पकड़ूंगी, तू रोटी उतार उतार कर सबको देते रहना। अब हम दोनों मिलकर इस घर को 5 स्टार होटल बना देंगे। हाँ दीदी, अब ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना सबको लगता है मैं बासी रोटियां परोस रही हूँ। पूजा देख लेना, एक दिन यही गरम खाना सबको सताएगा, तब ये लोग हमारी बात याद करेंगे। हाँ दीदी, अब हम खिलाएंगे इनको ताजा ताजा खाना और कहेंगे, लो ताजी रोटी, खाओ खाना। बहुओं की बात सुनकर सबके चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। सुशीला बिल्कुल शांत आवाज में बहुओं से कहती है। हाँ बहू, अब हम समझ गए कि तुम हमें क्या समझाना चाहती हो। अब तुम जैसा भी खाना बनाओगी हम खा लेंगे। हाँ बहू, हमने सच में ध्यान नहीं दिया कि अनजाने में हमने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी है। सॉरी भाभी, आप दोनों हम सबको माफ कर दो। अब जो बनाओगी, जैसे बनाओगी, हम लोग खुशी खुशी खा लेंगे।